एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसका टाइमिंग है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है और जो सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे जहां हर एक आंसर देने पर 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स जहां पर हर एक आंसर देने पे 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जहां ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर देने पे 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन डी जहां पर क्वेश्चन नंबर 16 to 21 वन वर्ड आंसर होगा और हर एक आंसर देने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसी सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 to 27 अनस्क्रैम्बल वर्ड्स होंगे जहां हर आंसर देने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई में आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 to 34 होंगे जहां शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, हर आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 35 to 38 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और हर आंसर देने पर 5 मार्क्स मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड, जहां चॉइस दे रखी है वहां आपके पास 2 में से 1 करने का चॉइस रहेगा, तो वो आपको देखना है। ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है फॉर प्रैक्टिस मटेरियल। आइए देखते हैं हम सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जहां हर आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट इन चारों में से कौन सा है वो बताना है। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक स्विच जो है वो सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है। सेकेंड दे रखा है बी, A switch helps to complete or break the circuit. स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है। A switch helps us to use electricity as per our requirement. स्विच मदद करता है कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जब जरूरत हो तब हम ऑन कर सकते हैं, जब हम जरूरत हो तो ऑफ कर सकते हैं। When switch is in off position, there is an air gap बिटवीन इट्स टर्मिनल। अगर स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो टर्मिनल के बीच में एक एयर गैप यानी कि कनेक्शन टूट जाता है। तो इन 4 में से जो गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट ऑप्शन ए, अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये ही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। ये 4 जो ऑप्शन है वो मेटल है और इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मेटल है जो कि पानी के कांटेक्ट में आने पर जल जाता है या फायर आग लग जाती है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। आपने चैप्टर में 2 तरह के चेंजेस पढ़े थे, फिजिकल एंड केमिकल। तो कोई भी चेंज में फिजिकल है या नहीं वो किस फीचर्स के अकॉर्डिंग या हम किन फीचर्स के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। अगर कोई भी चीज है उसमें कोई बदलाव आता है या नहीं आता, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं या नहीं। सेकंड है अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। एक कोई भी चीज है उससे दूसरी चीजें बन जाएं तो उसकी वजह से। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर कोई सब्सटेंस या कोई भी चीज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता या नया चीज में बदलाव नहीं होता। फिर है द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तब। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। और इन चारों में से किसको हम उस सॉल्यूशन के साथ मिला लें कि जो चेंज आया है वो बदल जाए। तो याद रखिएगा रेड लिटमस पेपर टू ब्लू जब चेंज आता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। और इस बेसिक सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करें कि ये जो सॉल्यूशन है वो रिवर्स हो जाए, यानी रेड लिटमस पेपर टू ब्लू की जगह ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है विनेगर। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मोस्टैश इन बॉयज इज कंट्रोल्ड बाय। दाढ़ी और मूछें जो होती हैं लड़कों में वो किस हार्मोन के कंट्रोल की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 5 फिल इन द ब्लैंक्स है।
The first one, the branch of science that studies living organisms is called. वो ब्रांच साइंस की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं. फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज अ फिजिकल चेंज. हैंडकरचीफ यानी कि जब आप रुमाल को फोल्ड करते हैं तो वो फिजिकल चेंज हुआ. और ये फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स यानी रिवर्स भी हो सकता है. उसको हम खोलेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है. लिटमस टर्न्स रेड इन डैश सॉल्यूशन. ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन फाइनल में आता है? वो है एसिडिक. ब्लू लिटमस टू रेड एसिडिक में होता है. द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय. एडोलसेंस युवापन जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो किससे कंट्रोल होते हैं? हार्मोन से. मैग्नीशियम when burnt in air produces a substance called magnesium oxide. जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. द सब्सटेंस फॉर्म इज डैश इन नेचर. ये सब्सटेंस क्या होता है नेचर के अंदर? ये होता है बेसिक. इट इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी जहां आपके पास कुछ ट्रू फॉल्स है वो आपको करने हैं. एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज. या एल्यूमिनियम और कॉपर नॉन मेटल्स दिया है जो कि फॉल्स है. यूटेंसिल स्टैच्यू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ये नॉन मेटल नहीं बल्कि मेटल है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है एन ओपन सर्किट्स अलाउज करंट टू फ्लो. ओपन सर्किट कभी भी करंट को फ्लो नहीं करता तो ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट है कॉपर वेजल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर के जो वेजल्स हैं वो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. यहाँ ये गलत है. कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें गर्मी यूज बॉयल करने के लिए गर्माहट चाहिए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से आएगा. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे. नेक्स्ट है मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज. जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ रिएक्ट करेंगे या मिलाएंगे तो केमिकल चेंज होगा. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. टी लिखेंगे. एडोलसन इज द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. एडोलसेंस यानी किशोरावस्था यानी टीनेजर. टीनेजर जो एज होती है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच वाली स्टेज होती है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी जहां पर आपको वन वर्ड आंसर देना है और हर आंसर पर 2 मार्क्स मिलेंगे. नेम वन नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स और बेसिस का जो इंडिकेटर है जो जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो उसका आंसर है लिटमस. नेक्स्ट है आपका द ग्लोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड. जिसकी वजह से बल्ब जलता है या ग्लो करता है तो उसका राइट आंसर है फिलामेंट. नेक्स्ट है आपका नेम वन सब्सटेंस दैट शोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस व्हेन हीटेड. ऐसा कौन सी चीज है जिसको गर्म करने के बाद वो दोनों चेंजेस दिखाती है फिजिकल भी और केमिकल भी. तो उसका राइट आंसर है कैंडल. Which gland produces growth hormone? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो उसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट है which metal is used in making coins? कॉइन्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? निकल एंड कॉपर. Which gas is released when acid reacts with metal? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन. फिर अब इसी सेक्शन के अंदर आपको कुछ अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स होंगे जिसको आपको स्क्रैम्बल करना है यानी कि सही करना है. फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट जो इसका आंसर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स जीव जंतु इसके बिना रह नहीं सकते. तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन. सामने आपके पास अनस्क्रैम्बल था जिसको हमने सीधा करके लिखा है. जंबल उसको सीधा किया है तो आंसर हो गया ऑक्सीजन. नेक्स्ट है hoarseness in the voice of adolescent boys is due to enlarged. आपने किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं टीनेजर्स उनकी आवाज में चेंजेस आती है hoarseness आती है तो वो किसकी वजह से होती है? वॉइस बॉक्स की वजह से. तो इसका सही आंसर है वॉइस बॉक्स. जो आपने वर्ड देख रहे हैं उसको हमने सही करके लिखा तो इसका आंसर वॉइस बॉक्स. यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन यानी पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है तो आंसर है chlorine. Next है the discharge of blood in adolescent girls which generally occurs every 28 to 30 days is. जब बॉडी के अंदर से ब्लड का डिस्चार्ज होता है adolescent girls में हर 28 से 30 दिन के बाद तो उसको आंसर है menstruation. Next है plants grow healthy when fertilizers containing it are added to the soil. जब
सॉइल के अंदर इस फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं? तो आंसर है नाइट्रोजन। Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and mark the onset of. The body के अंदर और भी changes आते हैं, और भी parts डेवलप हो जाते हैं एडल्टहुड में। जब वो चेंज हो जाते हैं, टीनेजर से एडल्टहुड में चेंज हो जाते हैं, तो उसका है आंसर प्यूबर्टी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, जहां आपको पास 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक आंसर पर 3 मार्क्स मिलेगा। इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और केमिकल चेंज? दही का जमाना फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, ये आपको बताना है एंड जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, और जो भी है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो इसका आंसर है द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मिल्क रिएक्ट्स विद एसिड और बैक्टीरिया फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस लाइक कर्ड। जब दूध दही में बदल जाती है तो एक्चुअली दूध जो होती है वो एसिड या बैक्टीरिया से रिएक्ट करती है और उसके बाद दही में जम जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है। और ये जो चेंज होता है, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, और ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता, दही वापस दूध नहीं बन सकता, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो ये आपका जस्टिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट है आपका An ironsmith heats iron before making tools. Why is heating necessary in this process? एक लोहार जो है वो लोहे को गर्म करता है किसी भी शेप में बदलने से पहले, और उसको गर्म करना क्यों जरूरी है इस क्रिया में, वो आपको बताना है। तो हीटिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप। व्हेन आयरन इज हॉट द आयरन स्मिथ कैन बेंड एंड हैमर इट टू मेक टूल्स। क्योंकि जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और वो आसानी से दूसरा शेप ले लेता है। आयरन को गर्म करने से, लोहे को गर्म करने के बाद वो उसको अच्छे से बीट करता है, यानी पीटता है, हैमर से पीटता है, और उसके बाद उसको शेप देता है। नेक्स्ट है आपका 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 तरह के लिक्विड्स दे रखे हैं आपको। वन इज विनेगर, अनदर इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। एक विनेगर है, दूसरा बेकिंग सोडा सोल्यूशन है और तीसरा शुगर सोल्यूशन है। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर? क्या सिर्फ हल्दी वाला पेपर, टर्मरिक पेपर का यूज करते हुए आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा विनेगर है, कौन सा बेकिंग सोडा है या कौन सा शुगर सॉल्यूशन है? तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन विल टर्न टर्मरिक पेपर रेड, इट इज बेसिक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जैसे ही टर्मरिक पेपर से रिएक्ट करेगा तो वो रेड कलर में बदल जाएगा, तो इसका मतलब वो बेसिक है। विनेगर एंड शुगर सॉल्यूशन विल नॉट चेंज द कलर। विनेगर और शुगर सॉल्यूशन जो है वो टर्मरिक पेपर को में कोई कलर चेंज नहीं लेकर आएगा। लेकिन उन दोनों में से कौन सा विनेगर है या कौन सा शुगर है? विनेगर जो है वो सॉर स्मेल, एक खट्टापन का स्मेल देगा, लेकिन शुगर सॉल्यूशन कोई स्मेल नहीं देगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 31st क्वेश्चन। A student forget to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. एक बच्चा सर्किट बनाते टाइम पर इंसुलेटर का जो कवरिंग है, कवर को निकालना भूल गया, जो कि उसने कनेक्टिंग वायर से जोड़ा था। If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? क्या अगर लैम्प और सेल अच्छे से काम कर रहे हैं तो क्या फिर भी लैम्प जलेगा? तो इसका आंसर है नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो। जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी नहीं जलेगा, क्योंकि द प्लास्टिक इंसुलेटर ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इंसुलेटर के ऊपर प्लास्टिक की लेयर थी वो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो नहीं करने देगी, इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करने देगी, उसको ब्लॉक कर देगी। सो द सर्किट स्टेज इनकम्प्लीट, और इसलिए सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब जो इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन फिगर इफ S2 इज ऑन, इस फिगर के अंदर अगर S2 स्विच ऑन है और S1 इज ऑफ पोजिशन पे होता है तो कौन सी लैंप ग्लो करेगी, ये आपको बताना है। इफ S2 is in off position, S1 is in on position. अगर S2 off position पे है और S1 on position पे है तो कौन सा लैंप ग्लो करेगा यानी जलेगा? If S1 and S2 both are in on position, अगर S1 और S2 दोनों ही on position पे है तो क्या होगा? And if both S1 and S2 are in off position, अगर दोनों ही जो switches हैं off position पे हैं तो क्या लैंप, कौन सा लैंप ग्लो करेगा वो बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। No lamp will glow because the circuit is broken at S1. क्योंकि S1 पे जो सर्किट है वो टूट चुका है तो कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगी। No lamp will glow because the circuit is broken at S2. S2 स्विच अगर
ब्रोकन है यानी अलग खुला हुआ है, ऑफ पोजिशन पे है, तो कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगी. बोथ L1 एंड L2 विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट. थर्ड ऑप्शन में जो था आपके पास, थर्ड जो क्वेश्चन में था उसमें था कि दोनों ही अगर ऑन पोजिशन पे है तो क्या चलेगा, तो दोनों ही लैम्प जलेंगे, सर्किट कंप्लीट है इसलिए. फिर था कि अगर दोनों ही ऑफ पोजीशन पे है तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा, तो यहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट बन चुका है इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप जूस वाज मिक्स्ड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर. जब ग्रेप जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया गया तो मिक्सचर के अंदर रेड कलर आ गया. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. क्या होगा अगर बेकिंग सोडा को उस मिक्सचर के साथ ऐड कर देते हैं, और अपना आंसर जो है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है आपको. तो इसका आंसर है, एडिंग बेकिंग सोडा इनटू द मिक्सचर चेंजेस द कलर इनटू ग्रीन. अगर उस मिक्सचर के अंदर बेकिंग सोडा को मिला देते हैं तो उसका कलर जो है वो ग्रीन में बदल जाएगा. दिस इज बिकॉज रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड टर्न्स ग्रीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन. क्योंकि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और वो ग्रीन में बदल जाता है जब उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं. तो सिंस बेकिंग सोडा इज अ बेस, इट कॉजेस दिस कलर चेंज. और बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस है, इस वजह से कलर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है, रमेश, an 11-year-old boy, developed a few pimples on his face. रमेश जो कि 11 साल का बच्चा है, उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स आ गए. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body. उसकी माँ ने बताया ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए बायोलॉजिकली. जब उम्र बढ़ती है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे वैसे ही. तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पिंपल्स ऑन हिज फेस. कि ऐसे किन कारणों की वजह से इस तरह से चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं. व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल्स. वो ऐसा क्या करे कि इस पिंपल से उसको थोड़ा छुटकारा मिल जाए. तो इसका आंसर है, पिंपल्स appear because during adolescence the skin makes more oil which blocks the pores and causes pimples. क्योंकि पिंपल्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब किशोर अवस्था में या टीनेजर में बॉडी चेंज हो जाती है तो स्किन के अंदर थोड़ा ऑयल बनने लग जाता है, जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं. टू गेट रिलीफ रमेश शुड, इससे थोड़ा रिलीफ मिले तो रमेश को क्या करना चाहिए, नॉट टच और प्रिक द पिंपल्स. उस पिंपल को टच नहीं करना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए. वॉश हिज फेस रेगुलरली विथ माइल्ड सोप, अपने चेहरे पर साबुन से अच्छे से धोना चाहिए रेगुलरली. ड्रिंक इनफ वाटर, पानी अच्छे से पीना चाहिए. ईट हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाना हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में खाने चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे करने से उसको अपने पिंपल्स से छुटकारा या रिलीफ मिल सकता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, during adolescence the boys and girls undergo certain physical changes, a few of which are given below. जब किशोर अवस्था में आते हैं बच्चे तो बॉयज और गर्ल्स में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो कि दे रखा है. जैसे चेंज इन वॉइस, जैसे आवाज में बदलाव, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पे डेवलपमेंट होना, ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, मूंछों का आना, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, चेहरे पे बाल आना, पिंपल्स ऑन द फेस, फेसेस पे पिंपल आना, ग्रोथ ऑफ एयर इन द प्यूबिक रीजन्स में हेयर आना, ग्रोथ ऑफ एयर इन आर्मपिट्स पे हेयर आना, बालों का आना. तो कैटेगराइज दीज चेंजेस इन द टेबल गिवन बिलो. जो नीचे टेबल दे रखी है उसमें आपको बताना है कौन कौन से चेंजेस किस किस के आते हैं. जैसे सिर्फ बॉयज में जो ऑब्जर्व होते हैं वो होता है चेंज इन वॉइस, आवाज का बदलाव, मूंछों का आना एंड फेशियल हेयर. गर्ल्स में आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. फिर कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के ही में आते हैं चेंजेस, जैसे पिंपल्स आते हैं, ग्रोथ इन ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मपिट्स. ये कुछ है जो कि दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन एफ के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर आंसर को 5 मार्क्स मिलेगा. 35th क्वेश्चन है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड. मान्या जो है जिसकी आंखें बंद है, मीन्स उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है. शी इज गिवन 2 अननोन सॉल्यूशंस, उसको 2 सॉल्यूशन दिए जिसके बारे में उसको नहीं पता. टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, और उसको बोला कि टेस्ट करके बताने के लिए
कि इसमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मानिया यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशंस एंड व्हाई। तो कौन सा वो इंडिकेटर यूज करेगी ये टेस्ट करने के लिए कि इस सॉल्यूशंस में एसिडिक कौन सा है या बेसिक कौन सा, यानी एसिड और बेस कौन सा है वो आपको बताना है, और क्यों ऐसा करेगी वो भी आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है मानिया इज ब्लाइंड फोल्डेड सो शी कैन यूज अनियन जूस और वेनिला एसेंस। मानिया की आंखों पर पट्टी बंधी है तो सिर्फ वो प्याज का रस या वेनिला के जो एसेंस है, वेनिला एसेंस को यूज कर सकती है एज एन इंडिकेटर। बिकॉज इन बेसिक सोल्यूशन देयर स्मेल फेड्स व्हाइल इन एसिडिक सॉल्यूशंस द स्मेल स्टेज। क्योंकि जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ इन इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो उसकी स्मेल धीमी होती आती है, यानी कि खत्म होती जाती है, जबकि एसिड का जो स्मेल है वो रह जाता है। सो शी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन बाय स्मेलिंग। क्योंकि वो देख नहीं सकती तो वो स्मेल करके बता देगी कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है You are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. आपके पास 6 सेल दे रखे हैं और उनमें मार्किंग कर रखी है A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं. Design an activity to identify which of them are working. अब आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सेल्स काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। और फिर आपको पूछा गया है लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर। इन सब चीज करने के लिए यानी एक्टिविटी तैयार करने के लिए आप कौन से आइटम्स लेंगे। राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो, कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। विद द आइटम्स कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल्स दैट आर वर्किंग। और जिन चीजों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सा सेल काम कर रहा है या नहीं, वो भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो गया To find which cells out of A to F are working, items need. जो चीजें हमें चाहिए ये टेस्ट करने के लिए कौन से सेल काम कर रहे हैं या नहीं, वो हो सकते हैं हमारे बल्ब, होल्डर, कनेक्टिंग वायर्स, सेल होल्डर अगर जरूरत हो तो। अदरवाइज ये तीन चीजों की हमें जरूरत है वो हम लेंगे। प्रोसीजर यानी कि प्रोसेस क्या होगा। कनेक्ट ईच सेल विद द बल्ब यूजिंग वायर्स। हर एक सेल को बल्ब के साथ कनेक्ट करना है वायर की मदद से। अगर बल्ब ग्लो करता है तो यानी कि सेल काम कर रहा है। इफ नॉट द सेल इज नॉट वर्किंग। अगर बल्ब नहीं जल रहा तो यानी कि सेल काम नहीं कर रहा। तो एक्टिविटी किया आपने, टेस्ट ईच सेल A to F one by one in a circuit and note which ones light the bulb. आपने हर एक सेल को बल्ब के साथ जोड़ा, वायर के साथ जोड़ा और फिर चेक किया कि बल्ब ग्लो कर रहा है नहीं। जो कर रहे हैं उनको नोट डाउन करना है, जो नहीं कर रहे उस पर नोट कर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है some changes are given here. Write physical changes in the area marked A and chemical changes in the area marked B. कुछ चेंजेस आपके पास ये ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं। जो फिजिकल चेंजेस होंगे उनमें उनको A में भरना है, जो केमिकल चेंजेस होंगे उनको B में भरना है। Enter the changes which are both physical and chemical in the area marked C. और C ऑप्शन में आपको दोनों, जिसमें फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, उसको लिखना है। ये कुछ दे रखे हैं, इनको यूज करते हुए इन्हीं को ही आपको इस सर्कल के अंदर भरना है। जैसे प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर। तो अब इनमें से जो फिजिकल चेंजेस है वो आपको ए में भरना है, जो केमिकल चेंजेस है उनको बी में, और जिसमें दोनों चेंजेस आ सकते हैं उसको सी में। तो ए जो है वो फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज में आ सकता है आपका टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स। और सी ऑप्शन में आएगा आपका केमिकल चेंजेस, जो कि है रस्टिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर। और बी ऑप्शन में आपको दोनों जो आ सकते हैं, दोनों चेंजेस हो सकते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसके अंदर फिल करना है। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें आपके पास चॉइस गिवन है, तो पहला जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसके आंसर लिखना है आपको। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Adolescents sometimes experience mood swings. On some days they feel very energetic and happy, while on others days they may feel low. किशोरावस्था में पहुंचने के बाद बच्चों के अंदर कुछ मूड स्विंग्स आते हैं। कुछ दिन
वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, खुश होते हैं, और कुछ दिन बहुत लो फील करते हैं, दुखी रहते हैं. What other behavioral changes are associated with this age? और कौन से चेंजेस आ सकते हैं इस उम्र में, वो आपको बताना है. तो इसका आंसर है ड्यूरिंग adolescence some common behavioral changes are, कुछ चेंजेस जो बिहेवियर के अंदर आते हैं वो है क्विक मूड चेंजेस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जल्दी से मूड चेंज होना और स्ट्रांगली इमोशंस के साथ कनेक्ट कर कर स्ट्रांगली फील करना. वांटिंग मोर फ्रीडम एंड टू टेक देयर ओन डिसीजन, अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन लोग के लिए, और अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करना या मन करना. फेसिंग पीयर प्रेशर टू एक्ट लाइक फ्रेंड्स और फिट इनटू अ ग्रुप, पीयर प्रेशर को फेस करना, यानी कि अगर अच्छा ना लगे तो भी ग्रुप में बने रहने के लिए उसी तरह से एक्ट करना. थिंकिंग अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना. स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना और सोशल मीडिया पे लगे रहना. तो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जब बच्चे एडोलसेंस में पहुंच जाते हैं या टीनेजर्स में पहुंच जाते हैं. अब जो अगला चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट. आयरन को बचाने के लिए मतलब उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग करना. सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर कैन इट बी यूज फॉर दिस पर्पस, क्योंकि सल्फर जो है वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, तो क्या हम सल्फर का भी यूज कर सकते हैं. जस्टिफाई योर आंसर. अब इसका जस्टिफिकेशन देना है कि अगर कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं. तो नो, सल्फर कैन नॉट बी यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. सल्फर जो है वो लोहे को जंग लगने से नहीं रोक सकता, क्योंकि रीजन है इसका, सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड ब्रेक्स इजिली. इट डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर लाइक जिंक डज. सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और वो आसानी से टूट जाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर नहीं दे सकता जैसे कि जिंक दे सकता है. जिंक स्टॉप्स रस्ट बाय मेकिंग अ कोटिंग दैट कीप्स एयर एंड वाटर अवे. जिंक जो है वो लोहे के अंदर जंग लगने नहीं देता, क्योंकि वो रोक लेता है हवा और पानी को उसके अंदर घुसने से. तो ये था क्लास 7th का साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का सैंपल पेपर. इसे प्रैक्टिस कीजिए. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.